नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और ये माहौल बहुत कम देखने को मिलता है कि जब हम इंटरव्यू करें और इंटरव्यू में कैमरे के अलावा भी हमारे सामने इतनी बड़ी ऑडियंस। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियों से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत। एलेनसिटी ग्रुप, जब भी ये नाम लिया जाता है तो इसकी कई शाखाएं दिमाग में आ जाती हैं। उसी में से एक शाखा है एलेनसिटी यूनिवर्सिटी। वहां से मैं आपके बीच में आया और आज ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है महिलाओं तक पहुंचना, उनके बारे में जानना, उनकी तकलीफें, उनकी और आज के समय में उनके संघर्ष को जानना। तो ऐसे में अगर किसी का ख्याल जहन में आता है तो वो मेरे जहन में एक चेहरा है। उस चेहरे का नाम है श्रीमती पूनम चौकसी। और मैम इस वक्त मेरे साथ उपस्थित हैं। देखिए क्या है कि शरीर सामने से जब भी हम देखते हैं तो चेहरा सबको दिखता है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, वो दिखती नहीं है। लेकिन उसी पर वो चेहरा, वो शरीर, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टिका रहता है। आज मेडिकल कॉलेज में आ गया हूं तो थोड़ी इस तरह की बातें करने लगी। तो अगर एलेनसिटी ग्रुप की बैकबोन में किसी को उपाधि देना चाहूं तो वो इस वक्त आपके सामने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो मैम, बिना किसी रूपरेखा के आज के दिन आप यहाँ पर आई, क्या कहेंगी आज के दिन के बारे में? ये वुमेन्स डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, तो मैं इसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगा कि एक महिला के तौर पर आपने अपने जीवन में अलग अलग किरदारों को निभाया है। उसमें माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और धर्मपत्नी भी है। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगता है? सभी हमारी, पहले तो मैं विद्यार्थी, स्टूडेंट, हमारी फैकल्टी और सभी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अगर पूछा जा रहा है कि कौन सा किरदार आपको अच्छा लगता है, देखिए जब बेटी होती है तो बेटी सब कुछ देखती है घर में। भाई बेटी बड़ी हो रही है, पैदा हुई है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बहन के किरदार में देखा जाए तो बहन भी का एक ही किरदार है। फिर उसके बाद आता है पत्नी का किरदार। माँ बन गई, बेटी हो गई, बहन हो गई। अब आता है पत्नी का किरदार। देखा जाए तो पत्नी का किरदार ऐसा है, इसके अनेक रूप हैं। ऐसा किरदार शायद कोई नहीं है। पत्नी पत्नी है, माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, सब कुछ है। और उसको इतना रोल निभाने पड़ते हैं तरह तरह के। बच्चों को संभालना पड़ता है, पति की देखभाल करनी पड़ती है, घर के अगर मान लो कंबाइंड फैमिली है तो अपने सास ससुर जितने लोग हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को हमको निभाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा किरदार कोई है तो पत्नी का किरदार है, क्योंकि उसमें इतनी तरह के संघर्ष भी देखने पड़ते हैं, सहना भी पड़ता है, लेकिन उन सबको संभालते हुए निकलना, ये हमारी विशेषता है कि हमारा परिवार भी अच्छा बना रहे, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाए, हमारे पति भी खुश रहे। ये सारी चुनौतियां एक तरह से देखा जाए तो इस सब में मुझे लगता है कि पत्नी से अच्छा किरदार अगर निभाना है तो कोई नहीं। बहुत सुंदर। मतलब इतनी सहजता से और इतनी बड़ी बात आपने भी कही। इस सभी किरदारों में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि बेटी का किरदार हो सकता है या माँ का किरदार। माँ का किरदार हमेशा जहन में आता है, लेकिन जो एक पत्नी का रिश्ता है उसके बारे में जो भी आपने कहा, उसी संबंध करके मैं उसी संबंधित एक चीज आपसे मैं पूछता हूँ कि आपने कहा कि एक पत्नी के तौर पर तमाम प्रकार के काम करने होते हैं, घर को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है।
मतलब ये कह सकते हैं कि एक पत्नी जो है वो मल्टीपल चीजें करती है। नहीं, और इसके साथ अगर वो वर्किंग है जी, तो बाहर भी संभालेगी और परिवार को भी खुश रखेगी। और मैं सोचती हूँ हमारे साथ जितने ये लोग बैठे हैं सभी का यही काम है। बिल्कुल। तो वो बात आप भी ने इसमें शामिल करी कि वर्किंग भी होती है। तो इसमें मैं आपसे पूछना क्योंकि चाहूंगा। मैं भी हूँ। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आप भी हैं, तो मैम आपने वो समय भी देखा कि जब महिलाएं घरों में रहती थी, उनको ज्यादा आजादी नहीं थी, वो घर में रहकर उसके बाद भी वो पूरे घर को संभालती थी। आज महिलाओं को वो आजादी मिली है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पा रही हैं, बाहर समाज में जा पा रही हैं, काम कर पा रही हैं एज अ वर्किंग वुमेन। तो क्या कहना चाहेंगी आप उस जमाने के बारे में और इस जमाने के बारे में? देखिए, जमाना तो हर समय रहा है। पहले भी जमाना मॉडर्न था और बैकवर्ड था। आज भी जमाना बैकवर्ड भी है और मॉडर्न भी है। बस अंतर इतना आ गया है कि पहले सुविधाएं नहीं थी। आपके मोबाइल की सुविधा, बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकल जो नहीं थी। पहले जमाने में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पढ़ाई एक सीमित होती थी। कुछ चीजें ऐसी थी कि जिन घरों का माहौल ऐसा हो कि जिनमें नहीं हमें बच्चों को पढ़ाना है। अभी आप गांव में चले जाएंगे तो वहां अभी भी यही हाल है। तो जमाने के साथ देखिए, अगर मैं कहूं तो मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर 83 इयर्स की है, उस 20 इयर्स की थी, एमए में उनकी शादी हो गई थी 20 साल में, और एमए कर लिया था जी, तो मुझे लगता है कि मेरे घर का पढ़ाई का माहौल था। मेरे फादर ने सबको पढ़ाया। हम 10 भाई बहन थे, 10 मैंने यही बता दिया कि हम 10 भाई बहन थे, आजकल नहीं होते बिल्कुल। है ना। तो क्या करना है, पर आजकल ये हो गया है कि जो हमारी लेडीज है, जो हमारी नारी शक्ति है, वो वर्किंग भी है और घर में भी काम करती है। लेकिन आज के दौर में उनको दोनों चीज संभालना थोड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना बड़ा चैलेंज है, ये उनकी वो है काबिलियत कि वो किस तरह से उस घर को संभालते हैं। अच्छा, आप कैसे संभालती हैं? मैं कैसे संभालती हूँ, ये तो ईश्वरी शक्ति है, भगवान का, परिवार वालों का सहयोग है। जब तक ये नहीं मिलेगा आप इस चीज को संभाल ले पाओगे। थोड़ा सहन शक्ति भी होनी चाहिए। ससुराल जैसी जगह में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता है। कितने सब लोग हाँ बोल सकते हैं क्या ना, ठीक है ना। उसको एक सहज भाव से लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हम सबका ध्यान रखें तो सब लोग खुश हो जाए, हमारी मदर इन लॉ भी खुश हो जाए, फादर इन लॉ भी हो, पति भी। पर एक लेडी का काम बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है सबको खुश रखना। पर वो हमेशा कोशिश करती है कि घर में हर इंसान खुश है। जो मैं अपनी बता सकती इसलिए बता। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने देखा कितनी शातिरता से मैम ने ईश्वरीय शक्ति इस शब्द का इस्तेमाल करके अपना सीक्रेट छुपा लिया। तो वो सीक्रेट जो है, हो सकता है ऑफ द कैमरा कभी आप फुर्सत से मिले मैम से, तो मैम शायद आपको बता दें। खैर मैम, आपने इसके पीछे एक चीज और है कि जैसे मेरा नेचर है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, 5 बजे अपना योग करके, वॉकिंग करके, और मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके 10 बजे तक हम लोगों का 10:15 पर हम डाइनिंग टेबल पे आते हैं। हमारा सब खत्म हो जाता है, उसके बाद हम कॉलेज चले जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, पर जिम्मेदारी रहती है कि नहीं, शाम का टाइम हमारा फिक्स है खाना खाना, 6:30 से 7:30 के बीच में। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हम ही काम करें, हमें गुस्सा आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये एक लड़की में, एक नारी में सहन शक्ति होना चाहिए। तो आपने कहा कि बिल्कुल एक नारी में सहन शक्ति होना चाहिए, और जो कि मुझे लगता है कि ईश्वरी उनके अंदर पहले से है, जन्म से, बहुत ज्यादा से, क्योंकि वो भावनाओं को भी समझती हैं और उनसे ज्यादा अच्छी तरह किसी भी व्यक्ति की भावना एक महिला से अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। तो एक इमोशनलनेस जो है उनके अंदर वो रहती है। अच्छा मैम, इसी के साथ एक चीज मैं पूछूं, आपने एक रिश्ते का जिक्र बार बार आपने किया, पत्नी। लेकिन पत्नी जो ये रिश्ता है ये अधूरा है पति के बिना। आप नहीं है ना? हाँ। तो आप अपने बेटर हाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
भाई अपने तो बहुत अच्छे हैं। देखिए जो साथ लेके चले, है ना, वो सबसे अच्छा। देखिए क्या है कि मैं तो उस इंसान का मैं ये कहूंगी कि ईश्वर ने उनको भेजा है बना के। 5 भाई हैं, उन 5 भाइयों में से ईश्वर ने उनको बना के ऐसा भेजा है कि मैं एक कोटेशन बोलते हैं हमेशा, उनके लिए मुझे याद नहीं आ रहा। तो जैसे ईश्वर ने उनको भेजा है संसार के एक जो हमारा समाज है उसको सक्षम करने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे सास ससुर टीचर थे तो उनके मन में हमेशा एक विचार ही रहता था कि मैं कुछ अलग करूं, मैं समाज को कुछ दे सकूं। तो उन्होंने वही किया। ऐसे नहीं कि इंजीनियर हो तो वो इंजीनियर कॉलेज खोले, जो डॉक्टर हो वो डॉक्टर कॉलेज खोलेगा, लेकिन उनमें तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो एमएससी थे, लेकिन उनमें एक जुनून, एक जज्बा, एक लक्ष्य निश्चित था कि मुझे ये करना है। जहाँ उनने पहले बैंक में थे, बैंक के बाद फिर उन्होंने जब एनएनसीटी कॉलेज खोला 93 में, तब हमारे पास कोई प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज, लेकिन उनके एक ही चीज थी, कॉलेज खोलना है। और मैं सच बताऊं कि जब मैं उनके पास बैठती हूँ, मैं पहले बोलती हूँ कुछ बात कर लो, समय नहीं होता। और फिर जब मैं बैठती हूँ तो उनकी हमेशा आंखें चलती रहती हैं। उनके 2 काम में मैं सोचती थी कि इनके गुणा बात में चलती हूँ, अपना हिसाब किताब लगाने। पर मैंने देखा कि भविष्य में उन्हें क्या करना है, भविष्य में क्या प्लान करना है, उसके वो सपने करते हैं और उन सपनों को फिर वो साकार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। और इस बीच में आपने वो भी बता दी जो आपकी हमेशा शिकायत रहती है ना, कि वो 2 मिनट आपको कभी नहीं देते। हम इसके साथ ही मैं चलिए एक प्रश्न ये लेता हूँ कि आपके इतने बड़े जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरित आपको क्या करती है? नहीं, देखिए प्रेरित तो हस्बैंड ही करते हैं, श्रीमान जी करते हैं हमारे, क्योंकि कई चीज ऐसी हैं जो उनसे मैंने सीखी। कोई कहता है पत्नी का हाथ, मैं कहती मेरे पीछे मेरे पति का हाथ। क्या बात है, बहुत कई चीज सीखी है। जैसे मैंने अभी की लेटेस्ट बात बताऊं, जैसा उनको मैंने कहा कॉलेज से आई, मैंने कहा मैं थक गई हूँ, आज भूख नहीं आई थी, जब तक मालिश वाली आई कि उसमें मैंने इसको करवा दीजिएगा। हाँ, जब तक मैं आई तब तक मैंने देखा किचन में खिचड़ी और चटनी मेरी बनके तैयार हो गई। क्या बात। अब मैं क्या बताऊं आपको, ये उनका नेचर है। एक बार हम गए थे बिलासपुर, और बिलासपुर के पास एक शहर है चापा और छुरी, जहाँ पर की कोसा से साड़ियों में। अब हम सुबह के निकले, लौटते लौटते हमको रात हो गई। मैं और मेरी दौरानी थी। फिर पता चली जब घर आए तो दाल चावल सब्जी बिल्कुल बनी रखी है। तो पता कितनी चीज उनसे सीखने को मिले, मेरे पास गिनती नहीं। क्या बात। आज जो मैं बोलना भी सीखी हूँ, शुरुआत उन्होंने ही कराई है, क्योंकि मैं अपनी बहनों में बहुत छोटी थी, कभी ऐसे मौके ही नहीं मिले मुझे। ये जो सब सीखी हूँ, कई चीज सीखी, ड्राइविंग सीखी मैंने। तो मैंने कहा, बोले गाड़ी कहीं खराब हो जाए रोड पर खड़ी करके आ जाओ आप, कोई इधर से निकल जाए, कोई उधर से निकल जाएगा, है ना। पर किसी काम के करने के लिए अब डरो, साहस रखो उसको करने। तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि एक साहस बनाए रखिए, हिम्मत। और एक चीज और था, जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा था उम्मीद मत रखना किसी से घर में। अच्छा, उम्मीद इंसान को कमजोर बना देती, नहीं उम्मीद मत रखना। तो वो दिन का दिन है कि आज का दिन है, या तो पहले नहा के हमारे किचन में जाते थे, सुबह उठे सबसे पहले चाय बनी, या हमारी एक अम्मा थी वो चाय बनाती थी, या फिर ये चाय। हम तीनों में से कोई ना कोई सुबह की चाय को, इसलिए किसी से उम्मीद नहीं करें कि बेटी बना के देगी, बहू बना के देगी, सर्वेंट बना के देगी। हम अभी तक वही लाइफ जी रहे हैं, और जब हम काम करते तो हमको अभी भी लगता है कि हम यंग हैं। क्या बात है,
तो नहीं, बिल्कुल ये बात आपको सीखने वाली, और ये गुरु मंत्र है कि किसी से भी जब हम आशाएं लगा लेते हैं, जब उम्मीद लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर निराशा का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने मान लो किससे उम्मीद है कि काम मेरा हो नहीं हुआ, तो फिर टेंशन में ही आओगे ना आप लोग। जितना हो सके अपने बलबूते पे करो और करके दिखाओ। तो आपको घर मैनेज भी करना है तो मुझे कैसे करना है, अब वर्किंग है तो वो भी मैनेज करना है कि आपको कैसे। तो ये सारी चीजें जो हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, और अगर हस्बैंड नहीं माने तो आप उसे सिखा दो अच्छी तरीके से। क्या बात है। तो बिल्कुल मैम, और अच्छा आपकी बातों में एक बात नई ये भी जानने को मिली, अधिकांश परिवारों में पति बेचारे चुप रहते हैं और पत्नियां ज्यादा बोलती हैं। यहाँ आप कह रही हैं कि आपको बोलना सिखाया जो है, सर ने सिखाया। क्या बात। अच्छा मैम, आज के दिन के बारे में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, तो ये जो वुमेन्स डे हम हर साल मनाते हैं, क्या वास्तविकता में वुमेन्स डे मनाने की जरूरत है? ये नारी का तो धर्म है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि नारी का दिन ना हो। पूरे घर में क्या बोलते हैं उसको 24 आवर्स और 7 डेज, वो पूरे दिन लगी रहती है, हर आदमी का ख्याल रखेगी। फिर भी कई घरों में ऐसे होते हैं जहाँ हमको सुनने को मिलता है कि तुम्हारे पास काम ही क्या है। हाँ, सुनने को अधिकांश मिलता है। तो और जिसे ना वो छुट्टी कर दो सारे लोग खाने के लिए बैठे रहेंगे। तो ये उनकी गलत फहमी। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई जेंट्स को भी बदलना चाहिए समय के साथ साथ। और विदेशों में तो देख लो, जो अपनी कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ सारा बच्चे आधा आधा काम करते हैं, उससे खाना बना लिया तो बर्तन मांगे, यही है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसी चीज में एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कि अगर हम पूरे जीवन में अगर देखें तो सबसे आपकी फेवरेट चीज क्या रही बचपन में? जैसे अक्सर यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, इनके कई सपने हैं, इनके सपने कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, मतलब अब तो डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन इससे पहले था कि पायलट बनेंगे, कहीं अलग अलग प्रकार के सपने होते हैं। आपका बचपन का सपना क्या था? जब बच्चे छोटे होते हैं हर माँ को उम्मीद होती है मेरा बच्चा IAS बनेगा। सबसे पहला माँ का सपना है कि वो IAS। फिर जैसे जैसे उसकी पढ़ाई है जो भी है, तो बच्चों के सपने बदलते रहते हैं, है ना। और फिर मुझे लगता है कि जैसे आज हमारे मेडिकल में डेंटल में जो लास्ट है ये इनका सपना है। इसके बाद अगर ये चाहे तो IAS IPS जो भी कर सकते हैं। मैं उस घर की हूँ जहाँ हमारे बिजनेस था और मैं बिजनेस वूमेन ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने अपना सपना पूरा किया। मैंने आगे सारे सपने पूरे किए। तो टेक्निकल का बहुत शौक था शुरू से, और इन्होंने भी कभी नहीं टोका, मेरे सारे सपने पूरे हुए। एक मेरे को कपड़े पहनने का बहुत शौक था, मैचिंग एकदम। अब छोड़ दिया है वो। नहीं मैम, हमें लगता तो नहीं छोड़। नहीं, बहुत शौक था, और चप्पल से लेके सब चीज से लेके मेरे को बहुत शौक था, पर अभी वो फिलहाल छूट गई। और एक मेरे को चाय पीने का बहुत शौक है, साहब। तो मेरे घर में कहा जाता था पता चलेगा तुम कितनी कैसे चाय पी, लेकिन अच्छा हुआ कि सुबह की चाय मेरी इन्हीं के साथ। तो चाय अच्छी बना, मतलब शक्कर की जगह नमक तो नहीं होता? ऐसा नहीं है, इनके हाथ की चाय तो और अच्छी बनती है ना। अच्छा, क्या बात। बिल्कुल बढ़िया बना के लाते हैं। अच्छा, सर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सर की सभी बात अच्छी है, कौन सी बात बताओ? कुछ अगर आपको जहन में आ रहा हो। सर का अगर जिक्र निकला है, फिर मैम यहाँ देखिए, एक तो बात बता दी कि वो इतना ध्यान रखते हैं हमारा। हाँ, चाय भी दे देंगे। देखिए ऐसा नहीं, अब जब तो हम यंग थे, अब तो वो भी उम्र है हमारी, लेकिन अभी भी कई चीज वही है हम लोग में जो यंग एज में। अच्छा, बिल्कुल। तो बिल्कुल हम इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, इन सभी बच्चों के लिए जो आज इस मेडिकल की पढ़ाई को कर रहे हैं, इनके लिए आपका क्या एक संदेश रहेगा? देखिए मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले
तो आप उम्मीद मत रखिए, डिपेंडेंट मत बनिए। सहारे इंसान को खोखला बना देते हैं, जी उम्मीदें इंसान को कमजोर बनाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी से उम्मीद मत रखो। आपको कोई डिमोटिवेट करे फिर भी अड़े रहो अपने काम पर। जब आप में ये चीज आ जाएगी तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर लो। फिर जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबकी शादियां होंगी, सब कहीं ना कहीं चले जाएंगे। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अपने परिवार को लेके चले, क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं। आप चले जाते हैं, जब परिवार बढ़ता है तो आपको बच्चों के सामने कितनी मुश्किलें होती है कि बच्चा कहाँ छोड़े और काम कैसे करे। और माता पिता को तो देखो उम्मीद लगी रहती है बहुत ज्यादा। आजकल के जमाने में तो लोग तो क्या है, शादी हुई लड़की को लगता है मेरा पति कमा रहा है, बस मैं अलग रहूं। आज के जमाने की सबसे बड़ी विशेषता। तो जो आप अपने देखे, जो माँ बाप ने सपने देखे हैं उनको पूरा कीजिए। और मैं ये कहूंगी कि जो बच्चियां हैं या जो लड़के तो नहीं है, अगर वो अपने लिए घर बनाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा कमरा माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप घर बना। आज आप घर बना। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे काबिल बन गए, चले गए, जब माँ बाप जाते हैं तो उनको एक कमरा दे दिया जाता है कि इनको जरूरत क्या है, सादा जिंदगी है। लेकिन मैं कहती हूँ सबसे अच्छा कमरा अपने माता, क्योंकि उनकी बची जिंदगी है, उस जिंदगी में खुश रहे। और कुछ भी होगा आपको दिन दूनी आपको दुआएं मिलेगी। माता पिता कभी नहीं चाहते थे उनके बच्चे को। तो ये कहूंगी आप पढ़ लिख कर अच्छे बने, परिवार को लेके चले, संस्कार को लेके चले, संस्कृति को लेके चले। यही हमारी एक संदेश है बच्चों के लिए और सभी के लिए कि जैसा भी है अपने भारतवर्ष की संस्कृति को न छोड़ें। मैं अपने माता पिता के बारे में तो एक चीज तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आपका कैसा क्या उस समय की कोई यादें हो बचपन की आपकी? आप भी शैतानी करती होंगी, डांट आपकी पड़ती होंगी? मैं थोड़ा डर लेती थी सबको, क्योंकि सबको डांट पड़ी तो हम वैसे शांत हो जाते बहुत भाई बहन थे ना। अच्छा, तो कोई एक मजेदार कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो बचपन का, मम्मी के साथ या पापा के साथ या कोई भाई बहनों के साथ? भाई बहन तो इससे तो बहुत है, पर ऐसा कोई जहन में नहीं है इस समय। पर ये जरूर है कि भाई मम्मी ने एक को डांटा, सारे भाई बहन शांत। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। एक्चुअल में क्या है, मेरी जो मम्मी थी वो गांव की थी। अच्छा, मेरे फादर आगरा के थे, शहर के थे। तो सबसे पहले तो मम्मी आई तो मेरे फादर ने पढ़ाया। और क्या होता है, गांव से शादी होके आते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी, उनका लली बोलते थे, क्यों शहर में गई है, डॉक्टर की बीमारी हो घर आ गए, वकील से हो, गांव में छोटी छोटी चीज में लड़ाई होती है आ गए। तो मम्मी का एक सेवा भाव बहुत था कि जो भी आ जाए, मैंने हमेशा उनको खाना खिलाते और दूसरों की सेवा करते हुए देखा। उसी चीज को मैं सोचती हूँ कि मैं समाज को लौटाऊं, उसी चीज को लेके पूजा कर रही है काम। उससे अपनी नानी और दादी को देखा है। मेरी मदर इन लॉ भी टीचर थी, मेरे फादर इन लॉ भी टीचर थे। तो मेरे दोनों परिवार ऐसे रहे जो समर्पित रहे दूसरों की सेवा करने के लिए। तो यहाँ आई तो मेरे को तो खैर इन्होंने कभी मना नहीं किया। फिर मैं शहर की मैंने कभी खेत देखे नहीं थे। फिर यहाँ पर मैंने खेत में, मतलब मेरे ड्राइवर था तो मुझसे बोला कि मैडम ने मुझे 4,000 रुपए थे, 10 साल पहले की बात है, मैंने दे दिए। उससे मुझे 40 बोरी गेहूं दिए। तो मुझे उस दिन से हिम्मत पड़ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। 30-35 एकड़ जहाँ JNCT खुला है वहां पहले पूरे खेत थे। फिर वहां मैंने गेहूं, चना, मूंगफली, जितनी चीजें हो सकती थी बहुत मन से की। एक ट्रैक्टर भी लिया, गेहूं बोने की मशीन ली, तो उसके बाद और एक डेयरी।
30 जानवर। तो डेयरी से करीब करीब 60 केजी दूध आता था, जिसको मैं घर पे उबाल के, ये वृद्धाश्रम है आश्रय है, पूरा दूध गर्म होकर उनको बांटने चला जाता था हर सुबह। ये काम मैंने 10 साल तक किया। लेकिन उसके बाद क्या 10 साल के बाद मुझे डेयरी बंद करनी पड़ी। अब जैसे हम कहीं बैठे हैं, पहले हम साल में शुरू में भूसा इकट्ठा कर लेते, लेकिन कब पड़ जाता है कि जब फोन आया मैडम ये भूसा खत्म हो गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो दूध निकालने वाला था, अब 30 जानवर खड़े हैं, दूध निकालने वाला कोई, तो उन तकलीफों को देख के 10 साल के बाद मैंने उसको बंद कर दिया। पर मेरे घर में गाय और भैंस का दूध कोई पीने वाला नहीं था। हमारे एल्बम पूजा इन सबको पैकेट के दूध की आदत पड़ी हुई है। अच्छा। तो हमारे घर में तो पैकेट का दूध आता है, लेकिन सारा दूध 10 साल तक हमने पाते हैं। अच्छा, क्या बात है। पर उस समय मीडिया नहीं था। हाँ। कुछ नहीं था। रोटरी क्लब में किया है मैंने, लाइन्स क्लब में किया है, समाज में किया है, पर उस समय मीडिया नहीं था, तो पहचान नहीं थी। हाँ, लोगों तक पहुंच नहीं पाई। हाँ, अभी भी जैसे LNCT, JNCT और जो अपना समाज है, कॉलेज है हमारे, वहाँ मैंने कह रखा है जिनकी बेटियां अभी पढ़ रही हैं, जो मेरे पास आता है, कम से कम 10 बच्चियों को मैं अपने पास से पढ़ाती हूँ। और अब एक बच्ची तो हमारे कॉलेज के लोग जानते हैं, और मेरे यहाँ कुक थी, उसकी बेटी होशियार थी, इंजीनियर बनी। इंजीनियर बन के वो उसमें सेलेक्ट हुई, और सेलेक्ट होने के बाद वो कुछ साल बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनी और लंदन चली। दूसरा भी मेरे घर में ही क्लर्क है। जब वो मेरे आया तो 1800 रुपए थी तनख्वाह उसकी, सन 2000। अभी भी उसकी 20,000 होगी, लेकिन उसका बच्चा भी अच्छा था, वो पढ़ा, और वो भी आज 25 लाख के पैकेज। ऐसे हमारे यहाँ के जो कई बिल्कुल मिलने वाले लोग हैं, एक कमिश्नर है, LNCT तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ के अपनी जॉब पर चले गए हैं। पर खुशी होती है कि आज बच्चे पढ़ के अपने चले गए हैं। अपने जितने मेरे हमारे कॉलेज है, मैंने ये भी कह रखा है कि जिसकी बेटी शादी होने लायक, आप हमें बता दीजिए, 5-7 इकट्ठी कर लीजिए किसी ना किसी परिसर से, जैसे अपना JK बड़ा है, LNCT है, हम उनकी शादी कर देंगे। और जब भी जिसकी शादी होती है अकेली लड़की की, तो मैं उसकी पूरी पेटी तैयार करके देती हूँ। मेरे से जितना बन सकता है इस जीवन में मैं करना चाहती हूँ और करूंगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो यही रह जाना है सब। सही बात। तो बिल्कुल एक लाइफ चेंजर के तौर पर आप कई महिलाओं के जीवन में भी आई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है इन सब के बड़े काम का है। आपने पत्नी के रूप में आपने बताया कि आपके पति हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको चाय बनाकर आपको देते हैं, पर मैम ये जो नसीब आपका है, ये सबका तो होता नहीं। नसीब देखिए, अब हाँ, कई चीजें कहते हैं ना, नसीब की बात अलग है जी, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ अपने को कुछ करना पड़ेगा। आप भी करोगे तो वो भी करेंगे, हो सकता है कोई टेढ़ा मेढ़ा हो तो बता लिया। लेकिन जहां तक है आप मिलकर चलेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं। जब भी कुछ हो, थोड़ी देर बाद बात हुई, कॉलेज में आके भूल गए, यही सबसे अच्छा है। शाम को गए, बात कर ली, मुस्कुरा के काम। हम हमारी वजह से कभी हो जाती तो हम भूल ही जाते हैं किस बात पे हमारी लड़ाई। क्या बात, ये सबसे अच्छा उपाय है। मैम इस प्रोग्राम को क्योंकि सार्थक अगर हम करना चाहें तो एक प्रश्न लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वुमेन्स डे के लिए आज कहीं प्रोग्राम आयोजित किया गया, और आज इस वुमेन्स डे के अवसर पर हम आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में हम जान रहे हैं। क्या कहेंगे, आज की सोसाइटी में अगर हम वुमेन्स डे मनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका आपके हिसाब से क्या है वुमेन्स डे मनाने का? सामने है, और जिन्होंने कुछ किया है अपने दम पर, जी, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ भी कुछ होंगे, हर लेडी में वो क्षमता होती है, वो गुण होता है, वो कुछ कर सके। उनको ना एक तो सम्मानित करना चाहिए,
मोटिवेट करना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप और आगे बढ़ो। और यहाँ मैं सबसे यही कहूंगी, यही कहती हूँ कि साल में एक उद्देश्य ऐसा बनाओ कि आपके आसपास कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप उसको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाओ। और अगर मान लो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो स्किल डेवलप कर दो जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर है, या कोई 10th पास, जो भी है, आप उसको इस लायक बना दो कि आत्मनिर्भर बने। वो आपको लाइफ टाइम पे भूलेगा नहीं। और आप वो जब जब मिलेगा तो आपको खुशी होगी, वो यही कहेगा कि मैडम आज आपकी वजह से आज यहाँ पर। सब तो अच्छा, तो वो यूएसपी बन जाएगा हमारे। मैम, आपकी बातों को सुनते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। उस मुस्कुराहट को संजोने का काम जो है ऋषिराज कॉलेज जो है बहुत ही बखूबी तरह से कर रहा है। मतलब ऋषिराज कॉलेज का मुझे लगता है एक उद्देश्य तो ये है ही कि सभी की मुस्कुराहट जो है वो सुंदर बनी रहे, चमकती रहे और स्वस्थ रहे। इनके पास बहुत बड़ा गुण है, ये जी। डेंटिस्ट है बिल्कुल। और इनका काम ही है हर किसी के चेहरे को मुस्कुराना। तो इनके प्रोफेशन के बारे में, इन बच्चों के बारे में और इस कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए एक मैसेज आपको क्या लगेगा? तो ऋषिराज कॉलेज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और मैं केवल डेंटिस्ट से यही कहूंगी, सारे डॉक्टर से, कि आप इतने अच्छे बनो कि अगर आपके पास एक कोई आ जाए, क्या बोलते हैं आपको, पेशेंट आ जाए तो दोबारा ना जाए, वो सोचे कि जब भी उसके दांत में खराबी वो आपके पास आए। ये आपका तरीका ऐसा होना चाहिए। तो होता है डॉक्टर्स बहुत बहुत अच्छे, उनकी तो बोली ऐसी होनी चाहिए कि आधी बीमारी तो खत्म हो जाती है मेडिसिन वालों की, दांत वालों की नहीं खत्म होगी। आपको तसल्ली देनी पड़ेगी, नहीं होगा, दर्द ठीक होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो भी बात करें वो मुस्कुरा के करें। ये होता है रूट वे, बहुत ऐसा होगा, ऐसे नहीं। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाइए। और मैं तो चाहती हूँ कि ऋषिराज का बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं तो हर तरफ से ये खबर आए कि बच्चा ऋषिराज का है हमारे पास। अच्छा, मेरे सामने इस वक्त काफी मुस्कुराते हुए चेहरे बैठे हैं। ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। आप में से कोई अगर कुछ मैम से पूछना चाहे हाँ बताइए। तो ये मंच आपका है। आप कुछ भी मैम के जीवन के बारे में, अपनी जीवन की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, एज अ फीमेल अगर आपको कुछ फेस करना पड़ता है तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहें, मैम का सजेशन लेना चाहेंगे, मैम हमारे साथ तो ऐसा हो जाता है, हाँ? मैम हम सुबह नहीं उठ पाते 5 बजे, हमारे लिए कोई चाय नहीं बनाता। आज के बच्चे पूरी नहीं उठते क्योंकि ये पढ़ते हैं और फिर मोबाइल देखते हैं। तो कोई नहीं पढ़ते पढ़ते भी मोबाइल देखते हैं। और या फैकल्टीज इसको दूर रखना चाहिए। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपना पढ़िए। उस मोबाइल में चीजें बहुत है, आपकी सारी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने काम की चीज ढूंढिए। क्या होता है, हम लोग ढूंढते हैं क्या, पहुंच जाते कहीं और उसमें एक आध घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। वो आपके साथ नहीं, सबके साथ है। तभी मुझे किसी एक शायर की बात याद आती है, वो बड़ा सुंदर लिखते हैं मैम कि तब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिक क्या जानेंगे कैसे खत में रख देते थे कलीजा निकाल। सही बात है। लेकिन ये वास्तविकता है, आपको गैजेट से, दुनिया से बाहर निकलकर आपको महसूस करना पड़ेगा। आज मैम मैंने एक ऐड देखा, एक परफ्यूम आ रहा है, उस परफ्यूम को आप लगाएं तो उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो जैसे बारिश में मिट्टी की जो सुगंध आती है ना, वैसी है। तो मतलब बाहर के देश के लोग अब उस सुगंध को बना रहे हैं। सुगंध को बना रहे हैं और हम बचपन से उसी सुगंध में पले बड़े हैं। आज मेट्रो सिटीज में हम आ चुके हैं तो धूल धमास के अलावा कुछ और दिखता नहीं। लेकिन कभी इस मेट्रो सिटी में ये एकांत में बैठकर कहीं पर गीली मिट्टी, गीला दिया रख के कर दीजिए, आराम से बैठिए, कोई किताब हाथ में लीजिए। लोगों को मोबाइल के बाद तो एक बार फिर से अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं, बाकी फिर हम मैम से आज के सेशन को फिर क्लोज करते हैं। किसी को कुछ पूछना है
अगर मेरे पास सलाह होगी तो मैं दे दूंगी। हाँ? सबसे अच्छा है मन लगा के पढ़िए, जो आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है, उसे पूरा कीजिए। मुझे लगता है कि मैम एक तो जो आपने प्रॉब्लम कही वो भी बच्चों में है, दूसरी चीज शर्माहट, क्योंकि आज हमारे सामने कई माताएं बैठी है ना, कन्याएं बैठी हुई हैं। हाँ। तो एक तो कन्याएं शर्माती भी हैं थोड़ा सा ज्यादा। बाकी मैं ज्यादा नहीं कह रहा, उनकी तादाद ज्यादा है, तो हो सकता है आप इंटरव्यू के बाद मेरा निकलना मुश्किल हो जाए इनसे। क्यों, क्या कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ऑफ द कैमरा। तो मैम इंटरव्यू के लास्ट में बड़ी ही, क्योंकि आपको भी विलम्ब हो रहा है, आपको भी एक दूसरे स्थान पर पहुंचना है, तो एक इंटरव्यू के लास्ट में एक रैपिड, आज के जो इंटरव्यूज में बड़ा फेमस है रैपिड फायर में, वो कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि मैं आपके सामने एक शब्द या कुछ एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर जो है आपको एक शब्द में या एक वाक्य में कहना है। थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, बट बहुत जल्दी आपको बताना है। नहीं बता पाई, नहीं बता पाए तो सजा आपको देनी है। आप क्या पहले तो लीजिए। आज देखिए, हमेशा टीचर जो है, जो मैम होती है, वो बच्चों को पनिशमेंट देती है, लेकिन आज आप जो कहना चाहें ना, वो मैम मानेंगी आपके बात। तो मैम शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहला शब्द है एलिसिटी ग्रुप। बताइए मतलब कैसे ये मान लीजिए मैंने आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे एक प्रश्न किया, अपने पूरे जीवन को एक शब्द में अगर आपको बताना हो तो वो शब्द क्या हो? जैसे एलन सिटी ग्रुप है, इसका एक शब्द क्या होगा? हाँ, एलन सिटी ग्रुप के ऊपर आपका एक रिएक्शन क्या होगा? एक शब्द, क्या आपसे वो कनेक्ट किस तरह से? सर मैं आंसर दूं? हाँ मैम, आप देना चाहिए। अनुशासन। अनुशासन, अच्छा, इस तरह से। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस राउंड के बाद। तो आपके हिसाब से एलन सिटी ग्रुप अनुशासन ही है। क्या बोले? ऋषिराज कॉलेज, एलन सिटी ग्रुप के अंदर ये भी अनुशासन ही है। हाँ, एक मेरा बड़ा प्रिय शब्द है और मुझे लगता है आपके जीवन में बड़ा प्रिय शब्द होगा, श्री जयनारायण चौकसे। एक शब्द में अच्छी दिशा। क्या? इसी के साथ एक सवाल, हाँ एक सवाल यह रहेगा, एजुकेशन। एजुकेशन मदद करना चाहेगा मैम? हमारी जरूरत जरूर है। अच्छा, ये बड़ा होता है जब एक पुरुष बैठा होता है ना, तो सब शांत रहते हैं। हाँ, और महिला जहाँ पे कुछ बोलती है और झिझक आती है, वो कुछ समझ नहीं पाती, तो महिलाओं का जो ग्रुप है, जिसको हम देशी भाषा में कहते थे बिलौआ, तो वो जो एक वो महिला संगठन है, वो जाग उठता है। अभी आप देखेंगे मैम की जो मदद है, यहाँ बैठी सभी बच्चियां कर रही। तो चलिए मैम के साथ आपको भी इस राउंड में इन्वॉल्व करते हैं। अगला शब्द रहेगा मोबाइल फोन। बोल रहे हैं एडिक्शन, तो इसी एडिक्शन को दूर करना है। मैम ये हमारे सामने विनीत जी खड़े हुए हैं और कैमरा हाथ में, इनके कैमरे के ऊपर आप क्या कहेंगे? बंद कर दो। एक शब्द लेते हैं मैम, वुमेन्स डे। वुमेन्स डे पे आपने एक शब्द क्या? क्या चीज? मातृशक्ति। मातृशक्ति, क्या बात है। एक सवाल, एक शब्द में यहाँ पे लेना चाहूंगा, श्रीमती पूनम चौकसे। क्या चीज? बताओ भाई बताओ। वहां से जब एक शब्द आया बड़ा खूबसूरत सा, आज का जो जैसी जनरेशन है ना, वो जाता है, उन्होंने आपको डेडिकेट किया है शब्द सेवेज। ये सेवेज का मतलब क्या होता है बताइए? भाई बताओ, हमको तो बताइए इसके बारे में। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की बातों पर एक ऐसा रिएक्शन दे कि सामने वाले की बोलती बंद कर। तो बिल्कुल आज का मैम ये इंटरव्यू हमने आपके साथ किया और कई सारे सवाल किए, आपके जीवन के बारे में जाना। प्रोग्राम के आखिरी में अगर कोई एक मैसेज, कोई बात या कुछ भी आप कहना चाहते हैं यहाँ बैठे सभी लोगों से और हमारे कैमरे के माध्यम से पूरे इस देश से, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, देश की हर महिला से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो अपने बच्चों से कहना चाहूंगी, विद्यार्थियों से,
कि एक ही काम करें कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। जी, आपका एक ही काम, क्या और पूरे देश के लिए तो मात्र शक्ति है। अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। पढ़ लिख कर अपने अधिकार जाने, क्योंकि उसे अभी तक अपने अधिकार ही नहीं पता है कि उसके अधिकार क्या है। मैम, आपने बड़ा ही खूबसूरत उत्तर दिया और बड़े कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें आपने हमारे सामने कही। एक आखिरी में आपको मैं परेशान कर रहा हूँ और आप कृपया कर, मेरी विनती, आप बच के ना जाइए इससे। हाँ, आपको गाने का शौक है? शौक था, खत्म हो गया। आज मैम आपको हमारे यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए एक अपना कोई सभी फेवरेट सॉन्ग डेडिकेट करना है, गा दीजिए आप। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। क्या बहुत बहुत धन्यवाद।